बेटा स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड आज की क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे बहुत ज़्यादा। तो उसमें आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। ये बताओ कि ये सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। पढ़ लो पहले सवाल को। कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑब्टेन्ड व्हेन 50 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन इज थर्मली डिकम्पोज्ड। लाइमस्टोन को जब थर्मली डिकम्पोज करते हैं बेटा, ये लाइमस्टोन का फॉर्मूला है CaCO3, और थर्मली डिकम्पोज करने का मतलब है कि इसको हीट किया जाता है और ये ब्रेक हो जाता है कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फाइंड आउट करना है, जबकि इसका मास मुझे गिवन है, ठीक है। ये वाला सब्सटेंस मेरे लिए गिवन है। और क्यों गिवन है? क्योंकि आप देख सकते हो क्वेश्चन में कहा गया है 50 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन ये है, इसका 50 ग्राम आपको दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास कहा गया है कि कैलकुलेट करो, ठीक है। तो इसको शॉर्टकट और जल्दी से सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले इसका मोलर मास ज़हनों में सोच लो क्या होता है CaCO3 का। जल्दी से बताओ बेटा, 100 होता है ना, तो आपने यहाँ लिखा 100 ग्राम, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिसका मास आपने फाइंड करना है, उसका मोलर मास कितना होता है बेटा? 44 ग्राम। तो आपने यहाँ पर लिख लिया 44 ग्राम। ये सिर्फ एक रिकॉल करने के लिए मैंने ये सवाल लिखा है, उसके बाद पास पेपर देखते हैं। अब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास सवाल में गिवन है वो कितना है? 50 ग्राम है। तो हमने यहाँ पर 50 ग्राम लिख लिया है। और मास मालूम किसका करना है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो आप इसके नीचे क्या लिख लोगे? X लिख लोगे। आप उसके बाद इसका रेशो बना दोगे जल्दी से। 100 का रेशो बनाओगे 44 के साथ, कि 100 ग्राम से 44 ग्राम बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, तो 50 ग्राम से कितने बनेंगे? ठीक है। तो आप इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हो। ये 100/44 हो जाएगा, रेशो की जगह डिवीजन का सिंबल लगाओगे, और 50 डिवाइडेड बाय X हो जाएगा, ठीक है भाई। इसको आप फर्दर सॉल्व कर दोगे। सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं बेटा। ये 51 × 50 हो गया, ये 52 × 100 हो गया। अब ऊपर 2 है, नीचे 24 है, यानी 44 है। तो ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा? 22 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/x। तो x का रिजल्ट क्या आ गया बेटा? 22 ग्राम। ये छोटी सी कैलकुलेशन आपको मेरा ख्याल है समझ आ रही होगी, ये कैलकुलेशन आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। इस सवाल को गौर से देख लो। अब MD कैट के पास पेपर का एक क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा सवाल है। बेटा ये सवाल हो जाएगा आपसे। अच्छा, अगर आप लोग सवाल लिखने से बचना चाहते हो बेटा, तो ये ड्राइव पर अपलोड हुआ है, ये जो फाइल है ये अपलोड करवा दी है। अगर आप अभी ड्राइव खोलना चाहते हो अपने पास तो खोल सकते हो, ताकि सवाल लिखने से बच जाओ, ठीक है। और अगर सवाल लिखना चाह रहे हो तो लिख लो। चलें, ये बताएं बेटा, ये सवाल देकर आप इसकी इक्वेशन बता सकते हैं खुद से? बहुत इजी है। ये MD कैट के करंट एयर्स में से एक सवाल है, बहुत इजी है। 4 मोल्स ऑफ H2, पहले तो रिएक्शन पहचानो ना, इसकी इक्वेशन गिवन नहीं है। कह रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस रिएक्शन कर रही है किसके साथ बेटा? ऑक्सीजन गैस के साथ। तो बेटा जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करें तो क्या बनेगा?
वाटर बन जाएगा ना। आप इसको बैलेंस करने बेटा पहले, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस पर अप्लाई होती है। तो ये तो बैलेंस नहीं है अभी, तो बैलेंस कर लें। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 है, बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाओगे ना, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर 4 एटम्स हो जाएंगे। इस तरह बैलेंसिंग सबको आती है बेटा। अच्छा, अब जो इक्वेशन में रिलेशन है ना, वो आप ये देखो कि सवाल में आपको हाइड्रोजन गैस के क्या गिवन है, मोल गिवन है, मास गिवन है, या वॉल्यूम गिवन है। मोल गिवन है, ऑब्वियस लिखा हुआ है 4 मोल। तो आप अपनी इक्वेशन से मोल निकाल लें सबके, बहुत आसान होता है बेटा मोल निकालना। बताओ हाइड्रोजन के कितने मोल है इक्वेशन में? 2 मोल्स है, आपने यहां पर लिखा 2, यूनिट भी लगा देते हैं। उसके बाद कहा गया हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर विल बी फॉर्म्ड, यानी वाटर आपका रिक्वायर्ड केमिकल होगा बेटा। तो इसकी कितने मोल्स हैं इक्वेशन में? इसके भी 2 मोल्स हैं, या आपने इसके मोल्स लिख लिए। हाइड्रोजन का कितना मोल सवाल में गिवन है बेटा? 4 मोल, तो आपने यहां पर लिख लिया 4 मोल। और कहा गया हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर, तो वाटर की जगह क्या लिख लोगे बेटा? x लिख लोगे। क्या ये बात समझ आई? देखो बेटा, ये जो स्टोइकियोमेट्री है ना, ये जो मैंने फर्स्ट लाइन में जो कुछ भी लिखा है, ये मैंने कहां से निकाल कर लिखा है बेटा? ये मैंने इक्वेशन से उठाकर लिखा है। ठीक है, ये जो पहली लाइन लिखी है ये इक्वेशन से उठाकर लिखी है। और ये जो सेकंड लाइन को कंपोज किया, ये किसको देखकर किया बेटा? क्वेश्चन को देखकर। बस ये पैटर्न बना लो। पैटर्न क्या बना लो बेटा कि किसी भी सवाल में इक्वेशन को देखकर पहले वैल्यूज एग्जाम्प्ट करोगे और उसके बाद क्वेश्चन को देखकर। बताओ क्या रिजल्ट हो जाएगा इसका? अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे सॉल्व करोगे बेटा? रेशो बना लो, 2:2 इक्वल्स टू 4:x। ये बात समझ आई? 2:2 का क्या मतलब है? 2:2 इक्वल्स टू 4:x। तो क्या आंसर हो जाना है बेटा इसका? x इज इक्वल्स टू 4। आप इसको सॉल्व करके भी देखोगे तो इसका ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन हमने पिक किया है और इसको हमने सॉल्व कर लिया है। एक सवाल लिख रहा हूं बेटा पास पेपर का, एमडी कैट के पास पेपर का, जरा इसको सॉल्व कीजिए। फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H2 forming 2NH3, how many moles of N2 are required for the synthesis of 4 moles of NH3? ये मोल से रिलेटेड मिलता जुलता क्वेश्चन है बेटा, इसको जरा सॉल्व करें। पहले इक्वेशन लिख लें, उसके बाद गिवन और रिक्वायर्ड को मार्क कर लें और फिर इसको जरा सॉल्व करके दिखाएं। सबसे पहले इक्वेशन लिखें। सबसे पहले इक्वेशन लिखा करें, N2 plus 3H2 फॉर्मिंग 2NH3। सबसे पहले गिवन और रिक्वायर्ड को मार्क कर लिया करो। तो सवाल पढ़ने से पता चलता है कौन गिवन रिक्वायर्ड है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2, इसका मतलब है ये हमें चाहिए होगा। आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 4 मोल्स ऑफ अमोनिया, और ये हमें गिवन किया गया है। इसका कोई काम नहीं है, हाइड्रोजन का कोई काम नहीं है। जिसका कोई काम नहीं है उसको कैंसिल कर लेते हैं बेटा। जिसको सर्कल कर दिया उसमें से एक गिवन एक रिक्वायर्ड है, कैलकुलेशन उसी के लिए की जाती है। ठीक है, उसके बाद आप इक्वेशन से डेटा निकालते हो और एक डेटा निकालते हो क्वेश्चन से। ठीक है,
तो इक्वेशन से क्या निकालोगे, क्योंकि आपसे जो सवाल में जिस लैंग्वेज में बात की गई है ना, वो आपसे मोल की लैंग्वेज में बात की गई है, आपको मोल देकर मोल पूछा गया है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का मोल इक्वेशन में कितना है बेटा, 1 मोल है, क्योंकि N2 से पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और अमोनिया से पहले 2 लिखा हुआ है। फिर आप क्वेश्चन में चले जाओ तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ N2 है, तो N2 के लिए X लगा लो, और अमोनिया के लिए 4 मोल्स गिवन है, तो अमोनिया के नीचे 4 लिख लो। उसके बाद आप रेशो अप्लाई कर दो बेटा, 1:2, X:4, ये देख लो सारे सबने ऐसे ही बनाया है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर दो बेटा, ये हो गया 1/2, ये हो गया X/4, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आ जाना चाहिए, ये 2 1 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 2, तो X का क्या रिजल्ट आ रहा है बेटा, 2 मोल्स, ठीक है। तो ये मैच कर लो सारे, अगर कोई मिस्टेक हुई है तो देख लो कहां पे किया है, ये सब पास पेपर के सवाल आते हैं। डन। अगला सवाल देखो बेटा, Al reacts with O2 as, बेटा ये इक्वेशन वैसे तो गिवन है सवाल में, बट आप इसकी इक्वेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अल्युमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एज, कैसे रिएक्शन होगा, Al प्लस O2 फॉर्म क्या होगा, Al2O3, वैलेंसीज इंटरचेंज हो जाती हैं बेटा, ऑक्सीजन की वैलेंसी यहां आ जाएगी, एल्युमिनियम की वहां चली जाएगी, याद है ना सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बैलेंस कर लेंगे इसको, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 लगाएंगे बेटा, तो 3 2 6 और 2 3 6, ये गिवन है वैसे तो सवाल में, और ये 2 2 4 हो गया, तो यहाँ हमने 4 लगा दिया, ठीक है। 27 ग्राम ऑफ Al, अब सवाल देखो, 27 ग्राम ऑफ Al will react with how much of O2, ये है सवाल। हाउ मच का मतलब बेटा ग्राम की बात हो रही है, मास की बात हो रही है। पास पेपर का क्वेश्चन है, पहले इक्वेशन लिखो, इक्वेशन में गिवन और रिक्वायर्ड को पहचानो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो इक्वेशन क्या है, 4Al प्लस 3O2 2Al2O3, ये इक्वेशन है। इक्वेशन में से 2 चीजें निकाली जाती हैं, पहले तो आप गिवन और रिक्वायर्ड देख लो कौन है। लिखा हुआ है 26 ग्राम ऑफ Al, तो बेटा ये गिवन हो गया, और क्या निकालना है, हाउ मच ऑफ O2, इसका मतलब है ये रिक्वायर्ड है, इसका मतलब है हमें Al2O3 से कोई लेना देना नहीं है। तो 2 जगहों से चीजें निकालते हैं, एक निकालेंगे इक्वेशन से और एक निकालेंगे क्वेश्चन से। पहले इक्वेशन से निकालो, लेकिन इक्वेशन से क्या निकालो, मास मोल या वॉल्यूम, मास। क्यों मास, क्योंकि आपको मास की लैंग्वेज में बात की गई है आपसे, 27 ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। तो बेटा इक्वेशन में ये बताओ अल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 27, तो 27 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि Al से पहले 4 लगा हुआ है ना, तो 27 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 108 हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, 27 को 27 इज द एटॉमिक मास और 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ Al इन द इक्वेशन, तो 108 हो गया। अब ऑक्सीजन की बारी है, 16 इसका एटॉमिक मास होता है, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 32 होगा, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 96 हो जाएगा बेटा, तो ये हो गया 96 ग्राम। अब सवाल देख लो, Al का मास कितना गिवन है, 27, Al के नीचे सवाल वाली रो में जाकर लिख लो 27 ग्राम, और हाउ मच ऑफ O2 कहा गया है, तो O2 के नीचे X लगा लो, रेशो मेथड लगाओ, सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये अभी मैं 2-3 स्टेप लिख कर रहा हूं, आगे के कुछ सवालात में फिर यहां से भी आगे चलकर बात हो जाएगी। अब रेशो बना लो, क्या रेशो है भाई, 108:96, तो 27:X, सॉल्व कर लो इसको, 108 अपॉन रेशो की जगह डिवीजन, 27 अपॉन
एक्स। इसको कर लो सॉल्व, और यहां से सॉल्व करके इस x का आपके पास कोई रिजल्ट आ जाएगा। हाँ भाई, इसको सॉल्व करना है, ये कर लोगे। ये देखो 27 वन जा 27, 27 फोर जा 108। ये भी हमने यहाँ पे भी तो किया था ना, ये देखो Al का एटॉमिक मास 27 होता है, 4 से मल्टीप्लाई किया था तो 108 आया था ना, तो 4 से कैंसिल कर दिया। क्या बात समझ आ रही है? देखो ये छोटी मोटी कैलकुलेशंस तो आप डायरेक्ट कर सकते हो बेटा। अब ऊपर 4 है, नीचे 96 है, तो 4 की टेबल और 96 आप इसको रीड करके कैंसिल कर सकते हो बेटा। देखो मैं इसको लिख देता हूं 4/96, और यहां पर क्या बच गया 1/x। तो बेटा ये तो बहुत सिंपल है, 4 वन जा 4, और 4 को 20 टाइम्स पढ़ोगे तो 80 हो जाएगा, और मजीद 4 टाइम्स पढ़ोगे तो 96 हो जाएगा, तो 1/24 आ गया। तो x का रिजल्ट क्या आ जाएगा? 24 ग्राम्स। क्या ख्याल है? ठीक है, देख लो सुकून से, देख लो क्या हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ, टेबल पढ़कर मैंने नंबर्स को कैंसिल किया है बस। ठीक है, डन। आगे चलते हैं। अगला सवाल देखो बेटा, ये क्वेश्चन है अगेन, ये बेटा एमडी गेट के पास पेपर का एक सवाल है, और इसकी आखिरी पॉसिबिलिटी कि अगर वॉल्यूम के टर्म्स में सवाल पूछा जाता है तो उसको कैसे आंसर करते हैं। तो इसमें वॉल्यूम की बात की गई है, और इक्वेशन इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन। ये पास पेपर मैंने खुद देखा है, तो इसमें इक्वेशन गिवन नहीं है, लेकिन इक्वेशन आप बना तो लोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए। इथीन तुम्हें पता है किसको कहा जाता है? द वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन फैमिली, एंड व्हेनेवर एनी हाइड्रोकार्बन इज बर्न्ड और कंबस्टेड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर इज फॉर्म्ड। तो बेटा इक्वेशन तो हम खुद से बना लेंगे ना इसकी। ये देखिए, इथीन को बर्न करना है बेटा। बर्न किसकी मौजूदगी में करते हैं किसी भी चीज को? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। दिस इज इथीन, एंड ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2। in order to burn this gas we will obtain carbon dioxide gas and water। इक्वेशन आ गई इसकी, साथ साथ चल रहे हो सारे? सॉल्व करके बताओ जरा। बैलेंस नहीं है मगर ये इक्वेशन बेटा, ये इक्वेशन पहले बैलेंस होगी और फिर बैलेंस होने के बाद इसको करोगे सॉल्व। तो बैलेंस करो। यहां पे 2 कार्बन एटम्स हैं, यहां पे 2 लगाओगे। 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यहां भी 2 लगाओगे, और उसके बाद 2 ये 4 और 2 6, यहां पे 3 लगाओगे। क्या ख्याल है? देख लो, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है मेरे हिसाब से, तो आप भी देख लो। तो ये इक्वेशन गिवन नहीं थी बेटा। तो इस तरह की जो कंबशन वाली इक्वेशंस होती हैं उसको खुद से लिखने का तरीका भी आपको पता है, तो आपने इसको लिख लिया है। अब इसमें गिवन और रिक्वायर्ड को मार्क कर लेंगे, जब हम सवाल पढ़ेंगे हमें समझ आ जाएगा। कह रहे हैं व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2, बेटा ये रिक्वायर्ड हो गया। एट STP इज रिक्वायर्ड टू बर्न 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ इथीन। इसका मतलब है ये गिवन है, ये रिक्वायर्ड है, इन दोनों का कोई काम नहीं है। बात समझ आ गई? पढ़ लें सवाल एक दफा। व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2, O2 हमारा रिक्वायर्ड हो गया,
500 डीएम क्यूब ऑफ इथीन ये हमारा गिवन हो गया। ये दोनों यूजलेस केमिकल्स हैं फॉर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अब दो जगहों से चीजें निकाल लेंगे, एक निकालेंगे इक्वेशन से, एक निकालेंगे क्वेश्चन से। इक्वेशन से कौन सा डेटा निकाला जाएगा? वॉल्यूम, बिकॉज वॉल्यूम इज गिवन। बेटा वॉल्यूम इज गिवन 500 डेसीमीटर क्यूब। आप मास और मोल निकालकर क्या करोगे? यहाँ वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है? C2H4 से पहले कोफिशिएंट क्या है बेटा? 1, तो इसका वॉल्यूम कितना आ गया? 1 डेसीमीटर क्यूब। और O2 से पहले क्या कोफिशिएंट है? 3, तो इसका वॉल्यूम क्या आ गया? 3 डेसीमीटर क्यूब। अब सवाल में चलेंगे। सवाल में इथीन का वॉल्यूम है 500 डेसीमीटर क्यूब, तो इथीन के नीचे लिखोगे 500 डेसीमीटर क्यूब। और ऑक्सीजन के लिए कहा गया व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2, तो इसके नीचे x लगा देंगे। बेटा इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन तो देखो जरा, इधर देखो बोर्ड पर। 1 डेसीमीटर क्यूब के लिए 3 डेसीमीटर क्यूब ऑक्सीजन चाहिए, तो 500 के लिए 1500 डेसीमीटर क्यूब गैस चाहिए होगी ऑक्सीजन की। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 1500 डेसीमीटर क्यूब। और सॉल्व करके निकालोगे तो भी यही आंसर आएगा, चेक कर लो भाई। 1 डेसीमीटर क्यूब को जलाने के लिए 3 डेसीमीटर क्यूब चाहिए, तो 500 के लिए 1500 चाहिए होंगे। सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा। बेटा ये आप कर दो जल्दी से। उससे भी सेम ही आंसर आएगा। देखो यहां पर हमने फॉर्मूला लगाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी है? क्योंकि हमें वॉल्यूम दिया गया था, तो हमने वॉल्यूम से वॉल्यूम निकाल लिया। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में अगर आपको वॉल्यूम दिया जाए तो आप वॉल्यूम से वॉल्यूम निकाल लेते हो, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ V इज इक्वल्स टू N मल्टीप्लाई बाय Vm। वो तो तब यूज करते हैं ना जब मास गिवन होता है। भाई हो गया, इसका आंसर बता दो। इसकी इक्वेशन गिवन है आपके पास।
हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3 आर प्रोड्यूस्ड, बेटा ये रिक्वायर्ड है फ्रॉम 2.5 मोल्स ऑफ N2, ये गिवन है। हाइड्रोजन गैस का कोई काम नहीं है। दो जगहों से डेटा लेते हैं, पहले इक्वेशन से लेते हैं फिर क्वेश्चन से लेते हैं। तो क्वेश्चन में बात की गई है मोल्स की लैंग्वेज में, मोल्स आपको दिए गए, तो आप भी मोल्स निकालोगे इक्वेशन से। N2 से पहले 1 लिखा हुआ है तो 1 मोल आ गया इसका, और NH3 से पहले 2 लिखा हुआ है तो 2 मोल्स आ गए इसके। जबकि सवाल में नाइट्रोजन गैस के 2.5 मोल्स गिवन है, ठीक है, तो इसका मोल आप कैलकुलेट कर लोगे। तो बेटा डायरेक्ट रिजल्ट आप बता सकते हो अगर आप इसका रेशो समझ लो। भाई 1 मोल से 2 मोल अमोनिया गैस बनती है तो 2.5 मोल से 5 मोल्स बनेंगे। रेशो 1:2 का है ना, डबल का रेशो है ना, 1 से 2 बनते हैं, डबल का रेशो हो गया। तो अब जब 1 का रेशो पता चल गया तो जो भी पूछे आपका आंसर आपको समझ आना चाहिए। तो 2.5 से 5 बन जाएंगे। बस इसका आंसर बगैर सॉल्व किया आप डायरेक्टली x = क्या लिख दोगे बेटा, 5 मोल्स। या सॉल्व भी करना चाहते हो तो उससे रिजल्ट यही आएगा। उमूमन ऐसे सवालात होते हैं कि उसका रिलेशन आपको समझ आ रहा होता है और आप उससे रिजल्ट निकाल सकते हो। एक और सवाल देखो पास पेपर, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर फॉर्म्ड बाय द thermal decomposition of 10 moles of ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। कर लोगे? बस बात ये है कि ये देख लो कि तुम्हारे पास इक्वेशन क्या है। जिंक कार्बोनेट है, इसकी थर्मल डिकम्पोजिशन कैसे करोगे, कुछ अंदाजा है? अचानक कैल्शियम कार्बोनेट से जिंक कार्बोनेट आ गया है और उसकी थर्मल डिकम्पोजिशन करनी है, कोई मुश्किल चीज तो नहीं है ये। कैल्शियम कार्बोनेट को जब डिकम्पोज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, साथ में कैल्शियम ऑक्साइड बनकर आ जाता है। तो जब जिंक कार्बोनेट को थर्मली डिकम्पोज करोगे तो सेम होगा, बिकॉज कैल्शियम की वैलेंसी भी +2 होती है, जिंक की भी +2 होती है। जिंक ऑक्साइड बनेगा, साथ में CO2 गैस निकलेगी। बात समझ आ रही है? तो ये कोई मुश्किल बात तो नहीं है। अब इक्वेशन नहीं गिवन है, कोई मसला नहीं है। जिंक कार्बोनेट जब आप इसको हीट करोगे इट विल फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट व्हिच फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस सवाल को कर लो सॉल्व, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका मतलब है ये तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड है, और 10 मोल्स ऑफ ZnCO3 ये तुम्हारे लिए गिवन है। जिंक ऑक्साइड का कोई काम नहीं है, जिंक ऑक्साइड का कोई काम नहीं है। हम दो जगहों से डेटा लेते हैं बेटा, एक इक्वेशन से लेते हैं और एक हम ले लेते हैं क्वेश्चन से, इक्वेशन से और क्वेश्चन से। तो इक्वेशन में आप सबसे पहले इक्वेशन से क्या चीज निकालोगे, सवाल पढ़ोगे, और सवाल में क्या कहा गया है, 10 मोल्स ऑफ जिंक कार्बोनेट, मतलब मास गिवन नहीं है, वॉल्यूम गिवन नहीं है, मोल्स गिवन है। तो आप मोल निकालोगे अपनी इक्वेशन से। बताओ जिंक कार्बोनेट का क्या मोल है बेटा, 1 मोल। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मोल है, 1 मोल। सवाल में गिवन कितने मोल्स हैं बेटा, 10 मोल्स। तो आप इसके नीचे लिखोगे 10 मोल और इसका आंसर, इसको भी x लिख दोगे यहाँ पे। तो बेटा जब 1 से 1 बन रहा है तो 10 से 10 बनेगा। क्या ख्याल है? जिंक, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल आएंगे बेटा, ये इसका आंसर भी आ जाएगा ना 10 मोल। ये आ गया इसका आंसर इन टर्म्स ऑफ मोल। लेकिन बेटा हमसे ये सवाल नहीं पूछा गया है, सवाल हमसे मास का पूछा गया है। वेरी सिंपल ना, सवाल में कहा गया हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ CO2, आपने CO2 का मोल निकाल दिया है, कोई मसला नहीं है। 10 इसके मोल्स आ गए। मोलर मास CO2 का 44 होता है बेटा, 44 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे मास निकल कर आ जाएगा। सिंस यू नो द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स ना, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो मोल की वैल्यू 10 है, मोलर मास 44 है, 44 नीचे से यहां जाके 10 से मल्टीप्लाई होगा, मास आ जाएगा, दैट वुड बी 440 ग्राम्स। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है बेटा? सॉल्व करके बताऊं, समझ आ रहा होगा सबको। इसका मास आ गया 440 ग्राम्स। तो ये इस तरह की जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस आपने करनी है, मतलब एकेडमिकली किसी सवाल को लेकर सॉल्व करना शुरू नहीं हो जाना है, क्योंकि आपको यहाँ पर मेथड से कोई लेना देना नहीं, आपको आंसर चाहिए। समझ आ रहा है? मोल का फॉर्मूला लग के कैसे सॉल्व हुआ, समझ आया? आगे चले।
एनएडी का एक क्वेश्चन देखो, CH4 reacts with H2O। अच्छा, इसकी इक्वेशन गो के एनएडी वालों ने गिवन की है, आप बता सकते हो इसकी इक्वेशन? आप नहीं बता सकते या बता सकते हो? बताओ। CH4 reacts with water, ये इक्वेशन आपने पढ़ी नहीं है कभी। एनएडी ने अपने सवाल में इसकी इक्वेशन गिवन की है, वो इशू नहीं है। तो वो अगर आप इसको देखना चाहो, प्रोड्यूसिंग 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 यहां तक की बात को पढ़ लो। एनएडी वाले जरा ध्यान से रुक कर एक बात यहां पे पढ़ लें, क्या लिखा हुआ है पढ़ो। CH4 रिएक्ट्स विथ H2O। अब ये पूरी इक्वेशन तुम लोगों ने सेकेंड ईयर में नई किताब में तो नहीं पढ़ी है। प्रोड्यूसिंग वाटर गैस, ये भी नहीं पढ़ा है कि वाटर गैस किसको कहते हैं। तो एनएडी वाले वाटर गैस का फॉर्मूला अपने पास सबसे पहले नोट करें। इसका ये वाटर गैस घूम फिर कर इसका फॉर्मूला पूछा जाता है एनएडी में। ये दो गैसों के मिक्सचर को कहा जाता है। एनएडी वाले नोट कर ले, एमडी कैट में अब ये नहीं आएगा क्योंकि ये पुरानी किताब का सवाल है और एमडी कैट अब पुरानी सिलेबस या पुरानी किताब से सवाल नहीं बना रही है। तो वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, मिक्सचर ऑफ टू गैसेस। नंबर 1 कौन सी गैस है बेटा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और नंबर 2 कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस। इन दोनों गैसेस को जब मिक्स करते हैं तो उससे जो गैस बनकर आती है दैट इज कॉल्ड वाटर गैस। तो होता ये है कि अब इसकी इक्वेशन वगैरह देकर आपसे सवाल करते हैं स्टोइकियोमेट्री का। एज इक्वेशन देखो, CH4 प्लस वाटर, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके, इक्वेशन बड़ी आसान है, मतलब आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। ये देखो, ये वाला कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। और बाकी हाइड्रोजन के कितने आइटम्स बच गए? 4 और 2 6। तो कितनी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी बेटा? 3H2। गिवन है ना, इक्वेशन गिवन है, इसके हवाले से कोई मसला नहीं है। अब आगे देखो सवाल, और ये सवाल सारे ही सॉल्व करें क्योंकि ये है तो बहरहाल स्टोइकियोमेट्री। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ H2 when 100 cm³ of CH4 is used? बेटा ये सवाल पूरा आप जल्दी से सॉल्व करके बताएं। अच्छा, बगैर सॉल्व किए बता सकते हैं क्या? पेन वेन बंद करें, जरा पेन बंद करें सारे, बताएं बगैर सॉल्व किए। अब ये एनईडी वालों के लिए तो बड़ा एक मसला है उनके लिए कि वो कंप्यूटर पे सारा कुछ चल रहा होता है, तो स्क्रीन पे सामने आपके सवाल है, ये सवाल आपके सामने बगैर सॉल्व किए अगर आप इसका आंसर बताना चाहो तो बता सकते हो। आप रिलेशन तलाश कर लो, रिलेशन तलाश कर लो। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, आप अपना ताल्लुक निकालो कि हमें किस केमिकल पर काम करना है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, हमें इससे मतलब है व्हेन 100 cm³ ऑफ, हमें इससे मतलब है, हमें इससे और इससे मतलब नहीं है। बेटा इन दोनों का क्या रिलेशन है? 1:3 का, 1 cm³ is to 3 cm³ का। बात समझ आ गई होगी? तो हम डायरेक्ट रिलेशन बना सकते हैं ना, 1:3। इफ 1:3 तो 100 cm³ मीथेन का है, तो इसके साथ आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो ना x। तो अगर 1:3 है तो 100:3 100 cm³ हो जाएगा। इसमें क्या मुश्किल की बात है? क्या मेरी बात समझ आई या नहीं आई? बेटा सबको आ गई? कोई बात नहीं है, जैसे cm³ में गिवन है तो cm³ में निकालेंगे, ये जरूरी नहीं है कि dm³ में ही निकाला जाए। भाई कोई मसला? dm³ इस्तेमाल करना तब जरूरी होता है जब आइडियल गैस इक्वेशन मौजूद हो। वो आएगा सेकेंड चैप्टर में जी। एक और एनईडी का क्वेश्चन देखो, ये सवाल समझ आ गया सबको? अगला सवाल देखो और कोशिश करो इसको भी बगैर सॉल्व किए बताओ। 4 moles of SO2 are
oxidize to SO3, how many moles of oxygen are required? बेटा इक्वेशन इज नॉट गिवन, एनईटी का पास पेपर का सवाल है एंड इक्वेशन इज नॉट गिवन, लेकिन आप इक्वेशन बहुत आसानी से बना सकते हो इसकी। बताओगे? बताओ। SO2 आर ऑक्सीडाइज्ड, SO2 को ऑक्सीडाइज करोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? SO3 में। बताओ ये सेकेंड ईयर में हमने कहां पढ़ा था? कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। आप इसको बैलेंस कर सकते हो बेटा, बैलेंस नहीं है ये अभी। बताओ बैलेंस कैसे करोगे? यहां पे 2 लगा दो और यहां पे 2 लगा दो, है ना? तो बहुत आसान इक्वेशन है, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। अब जरा सवाल पढ़ लो। अच्छा ये इक्वेशन गिवन नहीं थी बेटा, लेकिन आप इसको लिख सकते हो बहुत आसानी से, तो ये देख लो। तो 4 मोल्स ऑफ SO2 आर ऑक्सीडाइज टू SO3, 4 मोल्स ऑफ SO2 ये गिवन है। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड? ये रिक्वायर्ड है, इसका कोई लेना देना नहीं है। 2 जगहों से डेटा लेंगे, एक इक्वेशन से, एक क्वेश्चन से। इक्वेशन में सल्फर डाइऑक्साइड का मोल है 2 मोल और O2 का मोल है 1 मोल। क्लियर है? फिर क्वेश्चन में SO2 के 4 मोल्स गिवन है, तो SO2 के नीचे 4 मोल लिख लेंगे और यहां पर लिख देंगे X। बेटा आंसर बता दो डायरेक्ट बगैर सॉल्व किए। भाई 2 मोल के लिए ऑक्सीजन 1 मोल रिक्वायर्ड है, तो 4 के लिए 2 रिक्वायर्ड होंगे। बात समझ आ गई पीछे? 2 के लिए 1 मोल ऑक्सीजन गैस चाहिए, तो 4 के लिए 2 चाहिए होंगे, तो X का रिजल्ट आ गया 2। जी बेटा, अब चलिए लिमिटिंग रिएक्टेंट के सवालात की तरफ। बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर। अभी लास्ट ईयर भी जो एमडी कैट हुआ है उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट से एक सवाल पूछा गया है। ये बता दो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट किसको कहते हैं? ऐसा रिएक्टेंट जो सबसे पहले खर्च हो जाए, या प्रोडक्ट की लीस्ट अमाउंट को फॉर्म करे, या जो रिएक्टेंट को लिमिट कर दे यानी कि रोक दे, कंट्रोल कर दे, उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट कहा जाता है। ठीक है, इसके कुछ सवालात देखते हैं। और सवालात के लिए जो डेफिनेशन आपने याद रखनी है वो क्या है बेटा? कि इफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज सपोज टू बी डिफाइंड, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द रिएक्टेंट which produces the least amount of product। ऐसा रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट की कम से कम मिकदार को फॉर्म करे उसको कहा जाता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। सवाल देखेंगे इसका। if 2.8 grams of nitrogen gas reacts with 2 grams of hydrogen gas to produce, बल्कि इसको कर लो 3 ग्राम्स।
टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस डिटरमिन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये सवाल लिख लो बेटा, ये किसी पास पेपर का सवाल नहीं, मैंने खुद से एक सवाल लिख दिया है ताकि इसका मेथड एक दफा रिकॉल हो जाए, तो फिर पास पेपर से कुछ चीजें हम देख लें। ये सवाल पहले नोट कर लो। बेटा क्या ख्याल है, ये सवाल आप सॉल्व कर लोगे? सबसे पहले तो आप ये देखो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चंस में तमाम रिएक्टेंट्स का डेटा गिवन होता है। मतलब ये जो पूरा सवाल है, ये जिस इक्वेशन के लिए बना हुआ सवाल है वो इक्वेशन तुम्हें समझ आ रही है ना? ये इंडस्ट्री में ये कौन सा मेथड होता है बेटा? ये इंडस्ट्रियल ऑपरेशन है ना, हेबर्स प्रोसेस। फर्स्ट ईयर में लीच एटलेस प्रिंसिपल पढ़ते हैं ना, तो वहां पे ये इस्तेमाल होता है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये भी आप जानते हैं। बहरहाल अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के तमाम क्वेश्चंस में तमाम रिएक्टेंट्स का डेटा गिवन होता है। लाइक नाइट्रोजन गैस के कितने ग्राम्स गिवन है? 2.8 ग्राम्स। और हाइड्रोजन गैस के लिए क्या डेटा गिवन है? 3 ग्राम। तो ये कहने का मतलब है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चंस में जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं सबकी वैल्यू गिवन होती है, सबका मास गिवन होता है। ऐसा किसी भी क्वेश्चन में पहले नहीं होता था, आप देख सकते हो सबका। अगर यहां पर 3 रिएक्टेंट्स होंगे तो तीनों के मासेस गिवन होंगे, तो वो बहरहाल वैसे बात समझ आ जाती है। आखिर में लिखा हुआ है डिटरमिन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो बेटा अब आपने क्या करना है, इसका पहले थोड़ा सा एकेडमिक तरीका देखो। आप यहां पर लिखोगे फ्रॉम N2, ठीक है, N2 इक्वेशन कॉपी करोगे। ये एक दफा देख लो एटलीस्ट कि ये कैसे होता था, और ये आ गया आपके पास 2NH3। ठीक है, 2 जगहों से हम डेटा लेते हैं। कहां से डेटा लेते हैं बेटा? इक्वेशन से और क्वेश्चन से। हेडिंग हमने लगा रखी है, हम N2 से मास निकालने जा रहे हैं प्रोडक्ट का, N2 से। तो N2 का कितना मास इक्वेशन में है? इक्वेशन में कितना है? 14 इसका एटॉमिक मास होता है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 28 ग्राम हो जाएगा। इसको अभी करेंगे नेग्लेक्ट, क्योंकि हम अभी नाइट्रोजन से प्रोडक्ट का मास निकालना चाह रहे हैं। बात समझ आ गई होगी। अब यहां जाइए तो NH3 का मास, मोलर मास 17 होगा। 14 नाइट्रोजन का होता है, 1 इसका होता है। 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3, 14 प्लस 3 17, 17 टू द 34 ग्राम्स। ये इक्वेशन का मास आ गया, ये इक्वेशन का मास आ गया। अब क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन में नाइट्रोजन का कितना मास गिवन है बेटा? 2.8। और प्रोडक्ट का मास हमें नहीं पता है। आप देख लो पूरे सवाल में, देख लो क्वेश्चन वाली रॉ में आप प्रोडक्ट के नीचे क्या लिखोगे? x, कि हमें सवाल में तो अमोनिया का मास नहीं बताया गया। अब आप यहां से x निकाल लो। 28 रेशो 34 इज इक्वल टू 2.8 रेशो x। इसको कर लेंगे सॉल्व, तो 28 अपॉन 34 इज इक्वल टू 2.8 अपॉन x। बेटा कैसे सॉल्व करोगे, कुछ आइडिया? अगर बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करने के लिए ऐसा सवाल आ ही जाए तो ये 1 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। क्या ख्याल है? तो ये हो गया आपके पास 10 अपॉन 34। ठीक है, तो इसका रिजल्ट कमोबेश क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10x अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, और ये हो जाएगा 34। नाउ x इज इक्वल्स टू 34 अपॉन 10। बेटा अगर मैं 10 की टेबल को 11 टाइम्स रीड करता हूं तो 33 के आसपास रिजल्ट बनता है ना, 33। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका रिजल्ट समथिंग 11 के पास होगा। तो मैं उसको 11 के करीब करीब रिजल्ट मान सकता हूं ना, इसका 11.12 11.2 इस तरह का रिजल्ट मान सकता हूं ना। नहीं समझ आ रही बात भाई? डेसिमल में अगर देखो, अगर मैं 10 की टेबल को, नहीं अगर मिसाल के तौर पर, नहीं ये रिजल्ट गलत लिख रहा हूं मैं। हाँ ठीक है, इसका रिजल्ट अगर मैं 10 की टेबल से पढ़ता हूं तो ये 10 1 10 हो गया, और ये 3.4 रिजल्ट बनेगा। बेटा बोलो ऐसा ही है? बोलो बात समझ आ रही है? मतलब अगर मैं 10 को 3 टाइम्स पढ़ता हूं तो 30 रिजल्ट होगा, और 0.4 टाइम्स पढ़ूंगा तो 4 हो जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट रिजल्ट क्या बन गया? 3.4। पहली कैलकुलेशन मैंने गलत लिख दी थी। यहां तक का रिजल्ट क्लियर है बेटा? अच्छा, अब यही काम, यही सेम काम
यही सेम काम आप हाइड्रोजन से करके दिखाओ। मतलब यही सेम काम से क्या मुराद है कि अब हेडिंग लगाओ फ्रॉम हाइड्रोजन और उससे प्रोडक्ट का मास निकाल कर बताओ क्या मास आ रहा है। पहले इसको कॉपी कर लो। दोनों रिएक्टेंट से बारी बारी ये काम कर लो और फिर उसके बाद ये बताओ कि इस सेकंड रिएक्टेंट से यानी कि हाइड्रोजन गैस से जो प्रोडक्ट है उसका मास क्या आ रहा है। उसके बाद फिर फैसला करेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। तो फ्रॉम अगला रिएक्टेंट है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोजन गैस। बेटा सेम इक्वेशन को एक दफा फिर से लिखना होगा, N2 प्लस 3H2 और 2NH3। भाई इक्वेशन से डेटा ले लो, इक्वेशन और क्वेश्चन। बेटा इस दफा आप नाइट्रोजन गैस को नेग्लेक्ट कर दोगे। इक्वेशन में इसका मास है 6 ग्राम और ये है 34 ग्राम। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन में हाइड्रोजन गैस का मास कितना गिवन है 3 ग्राम्स। तो आपने यहाँ पे 3 ग्राम्स लिख दिया और यहां से अमोनिया गैस का मास एक्सलेट कर लिया। इसको सॉल्व कर दें बेटा, फर्दर जल्दी से करें। कितना आंसर आ रहा है 17 ग्राम। अच्छा मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, आप जो आंसर बता रहे हो उसका आंसर मैंने यहां पर लिख दिया है। अब प्रोडक्ट का मास इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद 17 ग्राम आ गया। अब बेटा डेफिनेशन देख लो एक दफा लिमिटिंग रिएक्टेंट की क्या डेफिनेशन है। ऐसा रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस द लीस्ट अमाउंट ऑफ। बेटा हमने एक दफा नाइट्रोजन से प्रोडक्ट का मास निकाला है, समझ आ रही है बात, और एक दफा हाइड्रोजन से प्रोडक्ट का मास निकाला है। बेटा लीस्ट अमाउंट किसने पैदा किया है, नाइट्रोजन गैस ने। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हुआ, नाइट्रोजन हो गया। बात समझ आ गई। तो इसका रिजल्ट हम 2-3 मानों में लिख सकते हैं। वो क्या क्या रिजल्ट लिख सकते हैं हम, पहली बात ये लिख सकते हैं कि इसका लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हुआ और एक्चुअल अमाउंट ऑफ NH3 जो कि तुम्हारा प्रोडक्ट है उसकी एक्चुअल अमाउंट कौन सी है। तो बताइए बेटा एक्चुअल अमाउंट कौन सी होगी, एक्चुअल अमाउंट कौन सी होगी बेटा, जो कि कम है वो एक्चुअल अमाउंट है, जो कि उसको लिमिटिंग रिएक्टेंट ने प्रोड्यूस किया है। तो जो लीस्ट अमाउंट होगी उसको हमेशा एक्चुअल मानना। तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ NH3 वुड बी 3.4 ग्राम्स और लिमिटिंग रिएक्टेंट वो हो गया जिसने कम से कम प्रोडक्ट की अमाउंट को फॉर्म किया है, दैट इज नाइट्रोजन गैस। क्या वाज़ेह है ये बात। क्लियर है भाई ये। हाँ ये देख लो सारे। ईल्ड याद है बेटा, ईल्ड का टॉपिक, ईल्ड याद है। ईल्ड कितनी तरह की ईल्ड्स तुमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हैं, 3 तरह की। बताओ कौन कौन सी। सबसे पहले तो थ्योरेटिकल ईल्ड। थ्योरेटिकल ईल्ड किसको, पहले तो ये बताओ ईल्ड किसको कहते हैं। ईल्ड का मतलब क्या होता है, पैदावार, प्रोडक्ट की अमाउंट जो किसी रिएक्शन के दौरान फॉर्म हो जाए उसको ईल्ड कहा जाता है। और द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ईल्ड। अब वो 3 तरह की हैं। एक को कहा जाता है थ्योरेटिकल ईल्ड, मतलब प्रोडक्ट की वो अमाउंट जो स्टोइकियोमेट्री के जरिए निकाली जाती है क्लास में बैठकर। ये जो प्रोडक्ट की अमाउंट आपने निकाली है ना अभी कि NH3 इतना बनेगा, दिस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज एक्चुअली कॉल्ड ईल्ड। लेकिन चूंकि ये स्टोइकियोमेट्री इस्तेमाल करके निकाली गई है, रेशो इस्तेमाल करके निकाली गई है, इस वजह से इस ईल्ड को प्रैक्टिकल ईल्ड नहीं कहा जाएगा, बल्कि क्या पढ़ोगे इसको, थ्योरेटिकल ईल्ड। थ्योरी का इस्तेमाल किया गया ना। और उसके बाद जो ईल्ड आती है उसको क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल ईल्ड, या फिर उसी को एक्चुअल ईल्ड भी कहा जाता है। और प्रैक्टिकल ईल्ड कैसे निकलती है, बाय एक्सपेरिमेंटेशन, क्लास में बैठकर नहीं निकलती वो। मतलब अगर तुमने यहां पर लेट सपोज हाइड्रोजन के हेल्प से प्रोडक्ट का मास निकाला है 17 ग्राम, तो ये कौन सी ईल्ड है, थ्योरेटिकल ईल्ड। चूंकि क्लास में बैठकर थ्योरी का इस्तेमाल करके, पेन पेंसिल इस्तेमाल करके तुमने रिजल्ट निकाला है।
लेकिन अगर यही अमोनिया की क्वांटिटी को तुम प्रैक्टिकल के जरिए निकालोगे तो शायद वो 17 ग्राम ना आए, बल्कि 17 ग्राम से प्रैक्टिकल यील्ड हमेशा कम होती है ना। वजह कुछ लॉसेस, कुछ साइड रिएक्शंस, कुछ इम्प्योर कंपाउंड्स, कुछ इनकम्प्लीट कंबस्शन, मतलब कुछ ऐसा हो जाता है जिसके जरिए प्रोडक्ट कभी भी हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड जैसा नहीं बनता। प्रैक्टिकल यील्ड हमेशा कम होती है, थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज्यादा होती है। और फिर परसेंटेज यील्ड की बारी आती है। उसका फॉर्मूला क्या पढ़ाया था बेटा फर्स्ट ईयर में? ऊपर किसको रखते हो? ऊपर हमेशा छोटी वाली यील्ड आती है, प्रैक्टिकल यील्ड हमेशा ऊपर आती है। लिखो फॉर्मूला, लिखो क्या फॉर्मूला है परसेंटेज यील्ड का? क्या फॉर्मूला है परसेंटेज यील्ड का? क्या फॉर्मूला है? प्रैक्टिकल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। भाई नोट कर लो इसको, इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं पेपर में। लास्ट ईयर एमडीकेट में आए भी हैं, पास पेपर आप देख लेना। प्रैक्टिकल यील्ड हमेशा ऊपर, थ्योरेटिकल यील्ड नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इसको नोट करो। अब एक सवाल सुनो, एमडी कैट लास्ट ईयर 2025 का क्वेश्चन है बेटा, मतलब पिछले साल ही ये सवाल पूछा गया है। सवाल देखो, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड when practical yield and theoretical yield are 2 gram and 4 gram respectively? कर लोगे सॉल्व? बहुत ही कोई बच्चों वाला सवाल है, इसमें तो अभी स्टोइकियोमेट्री का इस्तेमाल करना भी नहीं है। एक बात बताओ, बगैर सॉल्व किए इसका आंसर लिखना है बेटा? कर सकते हो, अगर फॉर्मूला लगाओगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा, बगैर सॉल्व किए भी कर सकते हो। वजह इधर देखो, ये देखो, प्रैक्टिकल यील्ड हमेशा कम होती है, ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज्यादा होती है। और वो वैसे भी रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल यील्ड ये है, थ्योरेटिकल यील्ड ये है। तो बगैर सॉल्व किए भी तुम जवाब दे सकते हो। ऊपर 2 रखोगे, नीचे 4 रखोगे। 2/4, 1/2, 0.5, 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 50% का रिजल्ट आ जाएगा। बात समझ आ रही है? और वो वैसे भी तुम्हें बात समझ आ रही है कि अगर प्रैक्टिकल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड का हाफ है तो रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है वो 50% हुई ना। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, सुन लो। ये जो परसेंटेज यील्ड हम निकालते हैं ना, ये किसी रिएक्शन की एफिशिएंसी बताती है बेटा। ये जो हम कहते हैं ना रिएक्शन 50% यील्ड पर काम कर रहा है, इसका मतलब है रिएक्शन 50% एफिशिएंट है और 50% उसमें लॉसेज हैं। अब उसको कोप किया जाता है फिर। तो अगर ये 2 ग्राम प्रैक्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है रिएक्शन में और थ्योरेटिकली 4 ग्राम होना चाहिए, तो 50% की डेफिशिएंसी आ रही है ना, तो 50% की यील्ड आ गई आपकी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू 50%। ये आप इससे सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा, सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा, देख लो। एक सवाल करेंगे। अच्छा, ये एनईडी का क्वेश्चन है, इस वजह से इसमें कैलकुलेटर यूज कर सकते हो आप, और चूंकि नंबर्स भी इसमें इस तरह के हैं, बट सवाल करना जरूरी है। 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट ठीक है, इन अ crucible produced only 1.32 gram of
कॉपर ऑक्साइड अपॉन हीटिंग। ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ये सवाल मैं चाहूंगा बेटा आप लिख लो अपने पास पहले जल्दी से। इस सवाल को पढ़ लो। ठीक है, यील्ड के इस तरह के सवालात भी आते हैं जिसमें स्टोइकियोमेट्री को भी मर्ज करना होता है। तो क्या कह रहे हैं बेटा, पढ़ो जरा। अच्छा पहले तो एक बात ये बता दो बेटा कि क्या तुम इसकी इक्वेशन बना सकते हो? इक्वेशन बना लोगे इसकी? कॉपर कार्बोनेट को एक क्रूसिबल में डालकर, क्रूसिबल कहते हैं बेटा एक ऐसे वेसल को, इसको ये चाइना क्ले का बना हुआ एक वेसल होता है जिसके अंदर डालकर किसी भी केमिकल को हीट किया जाता है, थर्मली डिकम्पोज किया जाता है, कहने का मकसद है। तो कॉपर कार्बोनेट 24.8 ग्राम एक क्रूसिबल में रखकर इसको हीट किया गया, अपॉन हीटिंग लिखा गया है, तो इसने प्रोड्यूस कर दिया है ओनली 1.32 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। और आखिर में कहा गया है कि इसकी जो परसेंटेज यील्ड है वो निकाल दो। तो बेटा इसकी इक्वेशन बना लो पहले तो। ये लो, कॉपर कार्बोनेट, हीट करोगे इसको तो क्या बनेगा जल्दी से बताओ? कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ख्याल है, बात समझ आ रही है? अच्छा अब आपने क्या करना है बेटा, अब आप इसके अंदर से गिवन और रिक्वायर्ड वाली कहानी को पहले समझ लो। देखो क्या गिवन है, 24.8 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट। इसका मतलब है आपको इस केमिकल से कंसर्न है, और साथ में आगे क्या लिखा हुआ है, प्रोड्यूस्ड ओनली 1.32 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अच्छा बेटा दो बातें इसमें समझ लो पहले। एक तो ये लिखा हुआ है, ये तुम्हारा गिवन हो गया, बोर्ड की तरफ तवज्जो चाहिए होगी बेटा, एक मिनट के लिए, कंफ्यूजन है। ये तो गिवन हो गया, ये तो गिवन हो गया, लेकिन सर ये भी तो गिवन हो गया 1.32 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ये भी तो गिवन हो गया। लेकिन पहले एक बात बताओ, ये जो दिया गया है 1.32 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, क्या ये प्रोडक्ट की अमाउंट नहीं है? प्रोडक्ट की अमाउंट को यील्ड नहीं कहा जाता है? कहा जाता है। दो तरह की यील्ड्स होती हैं, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल, फिर परसेंटेज तो उसी से आ जाती है। बेटा सवाल में जो यील्ड तुम्हें दी जाती है ना प्रोडक्ट की, वो हमेशा प्रैक्टिकल होती है, क्योंकि तुम क्लास में बैठकर कभी भी प्रैक्टिकल यील्ड नहीं निकाल सकते। तो सवाल बनाने वाले ने प्रैक्टिकल किया और जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी आई उसको सवाल में दे दिया। तो सवाल में जो यील्ड आपको दी जाती है वो यील्ड हमेशा कौन सी यील्ड होती है, नोट कर लो, प्रैक्टिकल यील्ड। तो दरअसल ये तुम्हारे लिए गिवन नहीं है, ये तुम सवाल में थोड़ी यूज करोगे अपनी स्टोइकियोमेट्री में, बल्कि ये आगे चलकर यूज करेंगे। तो हम इसी को रिक्वायर्ड समझेंगे। पहले ये वाली बात नोट कर लो और फिर दो बातें मेरी समझ लो। इन दो चीजों को हमने हाईलाइट कर लिया, ठीक है। अब हम दो जगहों से डेटा लेंगे, एक लेंगे इक्वेशन से, एक लेंगे क्वेश्चन से। मेथड समझ लो बेटा सिर्फ। अब ये बताओ कि इक्वेशन में जाकर इन दोनों के मोलर मासेस को फाइंड कर लिया जाएगा ना। अच्छा कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 होता है, ये गिवन होता है अमूमन सवाल के साथ, वो पूरे सब्सटेंस का मोलर मास ही निकाल कर दे देते हैं। तो अगर किसी के पास कैलकुलेटर है अभी तो जरा करके मुझे बताए, कॉपर का 63.5, कार्बन 12 और इसका 48, सबको सम अप करके टोटल मोलर मास बताओ इसका, ताकि ये सवाल मुकम्मल कर लें हम।
123.5 123.5 ग्राम। और इसके लिए बताओ 79.5 ग्राम। ठीक है, अब ये बताओ कॉपर कार्बोनेट का कितना मास सवाल में दिया गया है? 24.8 ग्राम। तो सवाल वाली रॉ में जाके हमने लिख लिया 24.8 ग्राम, और प्रोडक्ट का मास यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे। बेटा सुनो जरा, प्रोडक्ट का मास यहां से कैलकुलेट कर लोगे। सर क्यों प्रोडक्ट का मास क्यों कैलकुलेट करेंगे? वो सवाल में गिवन तो है। बेटा वी रिक्वायर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ यील्ड्स, वी नीड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ यील्ड्स, प्रैक्टिकल यील्ड एंड द थ्योरेटिकल यील्ड। प्रोडक्ट की दो क्वांटिटीज चाहिए, एक तुम्हें सवाल में दी गई है और एक तुम स्टोइकियोमेट्री इस्तेमाल करके खुद से निकालोगे। और जो स्टोइकियोमेट्री इस्तेमाल करके निकाली जाती है वो कौन सी यील्ड होती है? थ्योरेटिकल यील्ड होती है। फिर दोनों को डिवाइड करके परसेंटेज यील्ड निकाल दोगे। मेथड वाज़ेह हो रहा है? एक प्रोडक्ट का मास तुम्हें दिया गया है, उससे कंफ्यूज मत हो जाना। तुम उसी प्रोडक्ट का दोबारा मास निकालना, और जो मास तुम निकालोगे वो भी यील्ड है, लेकिन वो कौन सी यील्ड है? वो है थ्योरेटिकल यील्ड। बेटा यहां से जरा x की वैल्यू तो निकालो। 15.96। इसको राउंड ऑफ करके 16 ले लें भाई। इसको राउंड ऑफ करके हमने 16 ग्राम ले लिया। प्रोडक्ट का एक और मास, एक और यील्ड। बताइए ये कौन सी यील्ड होगी? ये होगी थ्योरेटिकल यील्ड, TY। अब हमें चाहिए व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, देखो इसीलिए हमने कॉपर ऑक्साइड का मास निकाला है ना, क्योंकि परसेंटेज यील्ड भी किसकी चाहिए? कॉपर ऑक्साइड की। तो फॉर्मूला लगा देंगे, परसेंटेज यील्ड। बताओ फॉर्मूला क्या है बेटा? PY अपॉन TY। PY कितना है? मैंने क्या कहा बेटा? प्रैक्टिकल यील्ड हमेशा कम होगी, 1.32 ग्राम, 1.32 ग्राम। और परसेंटेज और जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो हमेशा ज्यादा होगी, वो जो हम खुद से निकाले होंगे। वो 16 हो गया, और ये आ गया आपके पास 100। बताओ क्या रिजल्ट आएगा इसका? 8.25। ठीक है, परसेंट। ये इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड आ गई बेटा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। चलो अब इसमें बेटा ये चैप्टर तो हमारा मुकम्मल हो गया, लेकिन इसमें चंद बातें मजीद कर लें, उसको यहां तक नोट कर लो। ये बताओ एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सब क्लियर है? एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर क्लास 9 फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा था, क्लास 9 में पढ़ा था। आता है ना सबको? NAD वाले तो खास तौर से देख लें भाई। ग्लूकोज एक सब्सटेंस है, ग्लूकोज। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है इसका? एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकलेगा? आता है ना? क्या करोगे बेटा? 6 की टेबल से काट दो सबको, तो फार्मूला क्या बन जाएगा? CH2 है ना? तो ऐसा फार्मूला जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाता है, क्लास 9। और ऐसा फार्मूला जो सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स बताता है वो एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है। सिंपलेस्ट रेशो, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होंगे, ये सिंपलेस्ट रेशो है। इसको रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स भी कहा जाता है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स एम्पेरिकल फार्मूला, टोटल नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एटम्स एम्पेरिकल। एम्पेरिकल लफ्ज का मतलब ही होता है सादा तरीन, सिंपलेस्ट, आसान तरीन। अच्छा, इसमें एक बात याद रखना कि इसमें एक इंटीजर यूज होता है, और वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास
डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। बहुत ही बच्चों वाली बात है, इसको नोट कर लो, फिर मैं इसका मतलब बताता हूं। इसके सवालात बेटा आपको दोनों मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों के स्टूडेंट जो है वो इसके सवालात तुम पेपर में देख सकते हो। एम एफ एम अपॉन ई एफ एम का क्या मतलब है? बहुत आसान मतलब है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। बेटा जल्दी से एक बात बताओ, जल्दी से इस फॉर्मूला को जरा अंडरस्टैंड करने के लिए जल्दी से एक बात बताओ, ग्लूकोज के लिए अगर मैं इंटीजर n निकालना चाहूं, ये n की वैल्यू निकालना चाहूं, तो बहुत आसानी से निकाल सकता हूं ना बेटा। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकल जाएगा, कितना होता है 180, जानते हैं ना ये सारे। एम्पेरिकल फॉर्मूला ये है, निकालो 12 + 2 और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया 16। तो टोटल रिजल्ट सम करोगे तो क्या आ जाएगा 30। बताओ इसको डिवाइड करके क्या रिजल्ट बनेगा, 6 बन जाएगा इसका रिजल्ट। तो ग्लूकोज के लिए इंटीजर क्या आ गया? क्या ये बात समझ आ रही है सबको? कोई मसला है इसके अंदर? जहां तुम ये वाली बात समझ सकते हो वहां पर एक बात और भी नोट कर लो कि किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो दरअसल एम्पेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय इंटीजर होता है। आसान सी बात है ना। एम्पेरिकल फॉर्मूला इस ब्रैकेट में रखो और इस n से मल्टीप्लाई कर दो तो उसका क्या निकल आता है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल आता है। नोट कर लो इस बात को, सब क्लास 9 की बातें, बट स्टोइकियोमेट्री के सवालात में इसको पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये नोट कर लो और इससे रिलेटेड कुछ सवालात देखते हैं। एमडी कैट एक क्वेश्चन लिखो, a compound of sodium oxide has 74.2% sodium and 25.8% oxygen. The empirical formula of the compound is, the empirical formula of the compound is, आप इसमें भले कैलकुलेटर यूज कर लो बेटा, बट इसका मेथड देख लो कि इस तरह के क्वेश्चंस एनईडी वालों को भी मिलेंगे उनके टेस्ट पोर्शन में। पास पेपर अपलोड हो गया, वहां से जरूर देख लेना उसको। और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला देखो कैसे कैलकुलेट होगा। बस 2 स्टेप का एक मेथड है, सिंपल सा। कैलकुलेटर सामने रखो ताकि मेथड आसानी से समझ लो। सवाल को पढ़ लो बेटा, सवाल में क्या कहा जा रहा है। अ कंपाउंड ऑफ सोडियम ऑक्साइड, मतलब इसमें 2 चीजें होंगी, सोडियम होगा और ऑक्सीजन होगा। हैज 74.2% सोडियम एंड 25.8% ऑक्सीजन। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज हैश। अब बोर्ड की तरफ देखो, आपने क्या करना है, आप सबसे पहले सोडियम है ना, तो सोडियम के लिए जो परसेंटेज है वो क्या गिवन है बेटा 74.2। ऐसे बहुत सवालात आपको पास पेपर में मिलेंगे। तो 74.2 को सोडियम के एटॉमिक मास यानी 23 से डिवाइड करवा दो। बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है। 74.2 को 23 से डिवाइड करवाओ, 3.22 ये रिजल्ट आ रहा है 3.22। अच्छा जी, दूसरी जो परसेंटेज है वो किसके लिए गिवन है, ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन की क्या परसेंटेज गिवन है 25.8 को ऑक्सीजन के एटॉमिक मास यानी कि 16 से डिवाइड करवाओ और बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है 1.61। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो कि इन दोनों में से लीस्ट नंबर किसका आया है, लीस्ट नंबर जिसका भी आया है। आप अब अगले स्टेप में जाकर
इसकी पूरी कैलकुलेशन होती थी ओल्ड बुक में, लेकिन बहरहाल अभी भी ये सवालात आते हैं एनईडी में ज्यादातर। एमडीकेट में भी कुछ सालों में पूछा गया है। आपने क्या करना है, सोडियम का जो रेशो आया था वो क्या था बेटा, 3.22। इसको डिवाइड करवा दो इन दोनों में से जो लीस्ट नंबर है उससे। तो लीस्ट नंबर इन दोनों में से कौन सा है, 1.61। और अभी तवज्जो रखो, ऑक्सीजन का जो रेशो आया था वो कितना था, 1.61, और इन दोनों में से लीस्ट नंबर कौन सा था, 1.61। तो दोनों ही को लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो। अब जरा इन दोनों को डिवाइड करवाओ, क्या रिजल्ट आएगा, 2 आ जाएगा, और इसको अगर डिवाइड करवाओगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस ये 2 स्टेप की कैलकुलेशन करने के बाद आप इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला सजेस्ट कर सकते हो। और वो कैसे सजेस्ट करोगे, सोडियम के लिए क्या नंबर आ रहा है, सोडियम के लिए क्या नंबर आ रहा है, 2, तो Na के नीचे 2 लगा दो। और ऑक्सीजन के लिए क्या नंबर आ रहा है, O, तो O के नीचे 1 लगा दो। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, जो कि उस सवाल में आपसे पूछा गया है। नोट कर लो इसको, इसकी प्रैक्टिस के लिए एक सवाल मैं और बता रहा हूं। पिछला सवाल कॉपी करके अगला सवाल सॉल्व कर दो, पास पेपर का ही क्वेश्चन है ये भी। हाँ भाई, ये हो जाएगा, ये सवाल हो जाएगा। पहले स्टेप में क्या करते हैं बेटा, जो परसेंटेज दी गई है जिस एलिमेंट की, उसके एटॉमिक मास से उस परसेंटेज को डिवाइड करवाते हैं। फिर जो भी लीस्ट रेशो आता है ना, उस लीस्ट नंबर से दोनों को डिवाइड करवा के एम्पेरिकल फॉर्मूला उसका सजेस्ट कर लेते हैं भाई। फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना होता है, 31। फास्फोरस का एटॉमिक मास 31 होता है, याद कर लो, ठीक है। तो चलो सबसे पहले काम कर लेते हैं। कंपाउंड ऑफ फास्फोरस ऑक्साइड हैज 43.66% ऑक्सीजन। तो बेटा फास्फोरस की क्या परसेंटेज होगी, ये बताने की जरूरत तो नहीं है। कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हो गए। फास्फोरस की क्या परसेंटेज होगी, गिवन नहीं है सवाल में, क्या करें, 100 में से माइनस कर दो ना। एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 ही एलिमेंट्स हैं, फास्फोरस और ऑक्सीजन। अगर एक की परसेंटेज बता दी गई है तो दूसरे के लिए 100 माइनस दिस करोगे तो नेक्स्ट एलिमेंट की परसेंटेज आ जाएगी, है ना। बात समझ आई, 100 में से ये माइनस कर दो तो वो फास्फोरस की परसेंटेज होगी। 2 ही एलिमेंट्स है ना बेटा, फास्फोरस ऑक्साइड। तो 100 में से माइनस करके क्या रिजल्ट आता है इसका, 56 आगे 0.34। बेटा इसको डिवाइड करवा दो किससे, 31 से। बताओ क्या जवाब आएगा, 1.81। और ऑक्सीजन के लिए 43.66 को 16 से डिवाइड करवा दो, बताओ 2.72। ये आपके पास दोनों के रेशोज आ गए। अब जो लीस्ट नंबर है इन दोनों में से, उस नंबर से इन दोनों नंबर्स को बारी बारी डिवाइड करवा दो। ये लो, फास्फोरस 1.81 को 1.81 से डिवाइड करवा दोगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1। और ऑक्सीजन के लिए 2.72 को 1.81 से डिवाइड करवाओगे, क्या रिजल्ट आएगा, 1.5। अब एक बात सुन लो, ये सवाल चूज करने का क्या मतलब है। अब अगर मैं यहां से इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला सजेस्ट कर दूं तो मेरे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं आ पाएगा। ये देखो बेटा, फास्फोरस और ऑक्साइड, ये लो फास्फोरस और ऑक्साइड, पी का नंबर कितना है, तवज्जो नहीं है सबकी।
P का क्या नंबर आ रहा है 1, तो हमने 1 लिख दिया नीचे। O का क्या नंबर आ रहा है, दिस इज नॉट बी पॉसिबल, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल एवर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। कभी भी किसी एटम के नीचे डेसिमल नंबर्स नहीं लगाए जा सकते, होल नंबर होना चाहिए। तो कुछ भी नहीं करो, जब कभी ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप दोनों के नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। दोनों को करोगे तो बैलेंस, नेट बैलेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो 1.5 को 2 से करने पर क्या रिजल्ट बना 3, तो O के नीचे 3 आ गया और 1 को 2 से करने पर 2 आ गया, ये बन गया P2O3 फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। बेटा जब कभी इस तरह के क्वेश्चंस में डेसिमल नंबर आए, मिसाल के तौर पर सुनो जरा एक इंपॉर्टेंट बात, अगर ये नंबर 1.2 आ जाए तो आप उसको 1 लेट कर लेना, अगर 1.8 आ जाए तो 2 लेट कर लेना, और अगर 1.5 आ जाए तो 2 से मल्टीप्लाई करके नया होल नंबर बना लेना। तीनों बातें हो गई। आगे चलते हैं, एक और सवाल देखो इसका, उसमें 3 एलिमेंट्स आएंगे ताकि ये सवाल अच्छी तरह से याद हो जाए कि इसको सॉल्व कैसे करना है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज, कार्बन उसमें 40% है, हाइड्रोजन उसमें 6.67% है और ऑक्सीजन उसमें 53.3% है। What is its empirical formula? बस ये आखिरी सवाल है आज की क्लास का बेटा, इसको सॉल्व करके इस चैप्टर में 2-3 बातें छोटी मोटी और रह जाएंगी, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस चैप्टर से बहुत सारी चीजें पेपर में आती हैं, इसको सॉल्व कर लोगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लो क्योंकि इसमें नंबर्स इस तरह के हैं जिसको आप अभी सॉल्व नहीं कर पाओगे वर्बली। कार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। आप इन तीनों को बारी बारी इनके एटॉमिक मासेस से डिवाइड करवाओ, तीनों को बारी बारी इनके एटॉमिक मासेस से डिवाइड करवाओ, फिर जो सबसे छोटा नंबर आए उस छोटे नंबर से तीनों को डिवाइड करवा दो, तो तुम्हारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। ये लो, कार्बन की परसेंटेज गिवन है 40, ये डिवाइड हो जाएगा 12 से, इसका कोई जवाब आएगा। फिर हाइड्रोजन की बारी, 6.67 को इसका एटॉमिक मास 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है बेटा, तो उससे डिवाइड करवाएंगे तो यही जवाब आ जाएगा ना 6.67। एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन इज 53.3 डिवाइडेड बाय 16। बताओ क्या जवाब आएगा इसका, पहले इसका बताओ। 40/12 3.33, और ऑक्सीजन के लिए सेम आ रहा है 3.33। अब क्या करना है बेटा सेकेंड स्टेप में, बहुत इजी है, तीनों में से लीस्ट नंबर को पिक कर लो। लीस्ट नंबर कौन सा है बेटा तीनों में से, 3.33 है, वाजे नजर आ रहा है। एक नंबर ये है, एक ये है और एक ये है, तो 3.33 से तीनों को डिवाइड करवा दो। कार्बन, कार्बन के लिए क्या करोगे, कार्बन के नंबर को 3.33 से डिवाइड करवाओगे तो 1 आ जाएगा। हाइड्रोजन के नंबर यानी 6.67 को 3.33 से डिवाइड करवाओगे तो 2 आ जाएगा, और ऑक्सीजन के नंबर को भी 3.33 से डिवाइड करवाओगे तो 1 आ जाएगा। तो बताओ इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या सेट हो गया, कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, ग्लूकोज CH2O। क्या ये बात समझ आ रही है बेटा, कोई मसला है इसके अंदर, नोट कर लो इस बात को। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में।